Hi guys, welcome or welcome back to my channel, and if you're new please consider subscribing before you exit this video. That being said, let's just dive right into it. आज मैं 2022 में आई हुई साई-फाई हॉरर मूवी नोप को एक्सप्लेन करने जा रही हूँ। इसकी IMDb रेटिंग 6.9 आउट ऑफ 10 है और ये रॉटेन टोमेटो पे 82% फ्रेश है। ये मूवी आपको Amazon प्राइम वीडियो पे देखने को मिल जाएगी। इस मूवी में हमें दो सिबलिंग को दिखाया जाता है जो एक हॉर्स रैंच को चला रहे होते हैं कैलिफोर्निया में, जब उन्हें एक अजीब सा सुंदर सा चीज स्काइज में दिखाई देता है, मगर वो क्या चीज है वो हमें इस मूवी में मालूम चलेगा। मूवी की शुरुआत होती है हमको दिखाते हुए एक सिटकॉम की शूटिंग को, जहाँ पे उस शो का नाम होता है गॉडीज होम, जिसमें गॉडी एक्चुअली में एक चिंपैंजी है जो सिटकॉम का लीड एक्टर होता है, जो हाल ही फिलहाल में काफी सारे लोगों को जो उसके ह्यूमन को स्टार्स है उन्हें उसने अटैक करा हुआ होता है। जब वहाँ पे एक जो बलून होता है वो पॉप हो जाता है, जिसके बाद हमें अगले सीन में प्रेजेंट डे का दिखाया जाता है एक्वाडोर से नाम की जगह का, जहाँ पे एक रांच का ओनर जिसका नाम ओटिस है वो अपना एक रांच चलाता है, जहाँ पे वो हॉर्सेस को हैंडल करता है जो फिल्म और टेलीविजन प्रोडक्शंस में इस्तेमाल किए जाते हैं। यहाँ पे हमें अगले सीन में दिखाया जाता है कि ओटिस अपने छोटे बेटे जिसका खुद का नाम ओटिस ओजे हेवुड जूनियर है उसके साथ तैयारी कर रहा होता है, जब बहुत सारे मेटालिक ऑब्जेक्ट्स मिस्टीरियसली आसमान से गिरने लगते हैं, मगर बदकिस्मती से उसमें से एक मेटल का जो निकल का पीस होता है वो एक्चुअली में ओटिस के आंख में जाके घुस जाता है, जिसकी वजह से वो इंस्टेंटली मारा जाता है। इसकी वजह से ओटिस और उसकी जो बहन है एमरिल, उनको मालूम चलता है कि अब उन्होंने इनहेरिट कर लिया है उस रैंच को। ओजे यहाँ पे ट्राई करता है कि बिजनेस को वो किसी तरह से मैनेज करता रहे, जब उसकी बहन एमरिल ट्राई कर रही होती है अपना फॉर्च्यून ट्राई करने का हॉलीवुड में। अब 6 महीने हो गए होते हैं ओटिस को मरे हुए, और यहाँ पे ओजे को दिखाया जाता है जिसको एक नौकरी मिली है कमर्शियल को फिल्म करने की, जिसको एक प्रोमिनेंट सिनेमेटोग्राफर फिल्म कर रहा होता है जिसका नाम है एंटलर होइस्ट। आगे लोगों को और अश्योर करने के लिए यहाँ पे हेवर्ड्स बोलता है कि वो जो जॉकी है उसका नाम है प्लेट 626, जो एडवर्ड मायब्रिज एनिमेशन लोकोमोशन सीरीज के फोटोग्राफ्स में दिखाया गया है और वो उसके एंसेस्टर्स हैं। मगर ये जो प्रोजेक्ट है वो एक्चुअली में कैंसिल कर दिया जाता है एक तरीके से, जैसे ही हेवर्ड का एक हॉर्स जिसका नाम लकी है वो बहुत ही ज्यादा अग्रेसिव हो जाता है और जितने भी क्रू होते हैं वो इस चीज को देख के डर जाते हैं, जिसकी वजह से ओजे को फायर कर दिया जाता है उस प्रोजेक्ट से। अब यहाँ पे रैंच का जो फाइनेंशियल स्टेटस है वो देख के लग रहा है कि ठीक नहीं है, इसलिए ओजे को जबरदस्ती कुछ हॉर्सेस को बेचना पड़ रहा है रिकी पार्क को, जो ऑपरेट करता है छोटा सा वेस्टर्न थीम पार्क पास में ही जिसका नाम होता है जुपिटर्स क्लेम। यहाँ पे हमें मालूम चलता है जब जुपिटर यहाँ एडमिट करता है कि वो चाइल्ड एक्टर हुआ करता था उस सिटकॉम का जिसका नाम था गॉडीज होम, और लकीली वो अनहार्म्ड रहा था उस ट्रेजेडिक इंसिडेंट से जब वो अपने आप को टेबल के नीचे छुपा लिया था। और जब यहाँ पे गॉडी को फाइनली जुपिटर मिला भी था और उसने अपना हाथ आगे बढ़ाया था उसको फिस्ट बम देने के लिए, मगर तभी वहाँ के अथॉरिटीज ने आके उसको गोली मार के मार डाला था। मगर यहाँ देख के लग रहा है कि इस कहानी को जुपिटर यहाँ पे एक्सप्लॉइट कर रहा है गॉडीज होम वाले इंसिडेंट को लेके अपने जुपिटर्स क्लेम वाले थीम पार्क में, जिससे कि वो अपना एक प्रॉफिट बना सके, जिससे कि जो उसका अनरिजॉल्व ट्रॉमा है उसको वो छुपा भी सके। साथ साथ वो इवेंचुअली आगे चल के हेवुड्स के रैंच को खरीदने का ऑफर भी करता है, जिसके लिए जो एमरिल्ड है वो तो सर्टेनली इनकरेज कर रही होती है ओजे को कि वो एक्सेप्ट कर ले। रात में हमें दिखाया जाता है कि ओजे नोटिस करता है कि उसका एक घोड़ा जिसका नाम गोस्ट है वो एकदम से भाग के कहीं चला जाता है, जब वहाँ पे उसको किसी का प्रेजेंस फील होता है। ओजे यहाँ पे उसको बहुत कोशिश करता है ढूंढने का, मगर उसको कहीं भी वो नहीं मिल रहा होता, तो वो अपनी गाड़ी को एक खुले मैदान में रोकता है और वहाँ पे उसको यूएफओ शेप जैसी कोई चीज फ्लाइंग सॉसर आसमान में दिखाई देती है, जो वो वापस जाके एमरिल को इसके बारे में बताता है। अब यहाँ पे दोनों भाई बहन अपने इस डिजायर को जो उनका वेल्थ और फेम को लेकर होता है उससे वो लोग मोटिवेट होते हैं और डिसाइड करते हैं कि वो इसको डॉक्यूमेंट करेंगे, जिससे कि जो यूएफओ का एग्जिस्टेंस है उससे वो पैसे बना सके। इसके बाद हमें दिखाया जाता है कि वो फ्राइज के इलेक्ट्रॉनिक स्टोर में गए हैं, जहाँ पे वो वहाँ के एक एम्प्लॉय जिसका नाम एंजल टोरिस है उससे वो मिलते हैं और उसको रिक्रूट करते हैं, जिससे वो सर्वेलेंस कैमरास को उनके घर पे लगा सके और बाकी जगह के रैंच के एरियाज में भी, जिससे कि वो लोग यूएफओ की जो साइटिंग है उसे कैप्चर कर सके। जिसके बाद जितने भी चीजें सर्वेलेंस कैमरा की होती हैं वो जब सेट हो जाता है तो वो लोग जाते हैं एक आर्टिफिशियल खिलौने जैसे दिखने वाले एक हॉर्स को वहाँ पे फील्ड के बीचों बीच लगाने के लिए, जो यहाँ पे एमरिल ने चुराया हुआ होता है जुपिटर्स क्लेम के पार्क में से। कुछ ही समय बीता होता है और हमें दिखता है कि जुपिटर इनके रैंच पे आया है उनको इनवाइट करने के लिए, जो वो नया फैमिली लाइफ शो को करने वाला है अगले फ्राइडे को। उस रात हमें आगे दिखाया जाता है कि ओजे को बाढ़ में से बहुत अजीब अजीब सी आवाजें सुनाई दे रही हैं
और वो उसको इन्वेस्टिगेट करता है, जहाँ पे उसको एक छोटा सा क्रीचर दिखता है जो एलियन जैसा लग रहा है। जब वो इस चीज को डॉक्यूमेंट कर ही रहा होता है तभी अचानक से एक और क्रीचर आता है जिसको देख के वो डर जाता है और इस वजह से वो उसको अटैक कर देता है और नॉक डाउन कर देता है। मगर उसको आगे मालूम चलता है कि वो एक्चुअली में जुपिटर का बच्चा है, जो उसको बोलता है कि जुपिटर्स क्लेम से एक्चुअली वो मेस अराउंड ना करे। जब यहाँ पे ओजे भाग रहा होता है एक ऐसे घोड़े के पीछे जो भाग गया होता है, तब उसको अचानक से एक यूएफओ उड़ता हुआ दिखाई देता है उसके रैंच के ऊपर और अचानक से हम देख पाते हैं कि जो रैंच के जितने भी सर्विलेंस कैमरास हैं वो अपने आप बंद हो गए हैं। उसी समय तुरंत एमरल्ड को भी दिखाई देता है कि जैसे कोई चीज उनके सर्विलेंस कैमरा के ऊपर आके रुकी है, जो एक्चुअली में जो कैमरा है उनके घर के ऊपर लगा हुआ उस पे, जिससे कि यूएफओ का जो व्यू है वो ब्लॉक हो जाए। जिसके बाद वो अपने घर के बाहर भागती है और उसको ओजे के पास में यूएफओ दिखाई देता है, तो वो उसको वहाँ से भागने को बोलती है। जब वो वहाँ से भाग के छुपता है बांड के अंदर, तब उसको दिखाई देता है कि वो जो यूएफओ है वो उनके हॉर्सेस को डिवावर करके उनका जो इनऑर्गेनिक मैटर है वो स्पिट आउट कर देता है, जिसके वजह से उनके फादर की डेथ भी हुई थी। जिसके बाद हमें अगले दिन का दिखाया जाता है जहाँ पे एंजल अचानक से उनके रैंच में वापस आया है और वो रिव्यू कर रहा होता है पिछले रात के फुटेज को और उसको देखते समय मालूम चलता है कि पास में ही एक क्लाउड है जो कभी भी हिलता नहीं है। इसके वजह से वो लोग डिड्यूस करते हैं कि एक्चुअली में हो सकता है कि वो जो यूएफओ है वो उसके वो छुपने की जगह हो। जल्दी हमें दिखाया जाता है इसके बाद कि जुपिटर ने यहाँ पे लाइव शो को खोला है अपने जुपिटर्स क्लेम में और वो प्लान कर रहा है लकी को इस्तेमाल करने का एक बेट की तरह, जिससे कि यूएफओ उसके तरफ आए। और यहाँ मालूम चलता है कि वो एक्चुअली में हेवुड्स के जो हॉर्सेस हैं वो उनको महीनों से वो खिला रहा है उनको, और ये सारी चीज हो रही होती है लाइव ऑडियंस के सामने। मगर बदकिस्मती से उस दिन जो यूएफओ है वो उसके एक्सपेक्टेड टाइम से थोड़ा जल्दी आ जाता है और वो तुरंत ही डिवावर कर देता है जुपिटर को और उसके वहाँ पे जितने भी लाइव ऑडियंसेस बैठे हुए हैं उन सबको, और जुपिटर क्लेम जो है वो एकदम ही सुनसान पड़ जाता है। कुछ देर के बाद वहाँ पे ओजे आता है और उसको वहाँ पे सिर्फ लकी दिखाई देता है फील्ड के बीचों बीच और कोई भी नहीं। वो यहाँ पे अपने घोड़े को वापस बुलाने की कोशिश कर रहा होता है कि अचानक से जो यूएफओ है वो उनको अटैक कर देता है। देख के तो लग रहा है कि ओजे ने इस अटैक को सरवाइव कर लिया है और वो जल्दी से अपने घर वापस जाता है एमरल्ड को इन्फॉर्म करने के लिए जो चीज उसको मालूम चली है। तब तक पैरेलली हम देख पाते हैं कि जो यूएफओ है वो हेवुड्स के होम फार्म में आ गया है, जहाँ पे वो बहुत ही ज्यादा खून और जिन लोगों को वो उठा के ले गया था उनके बिलोंगिंग्स की बारिश कर रहा होता है। और तभी ओजे को भी मालूम चलता है कि उसके जो कार का इंजन है वो स्टार्ट नहीं हो रहा, तो वो वहाँ पे और कुछ नहीं कर सकता, उस यूएफओ को वहाँ से जाने का बस इंतजार कर सकता है। जब वो इंतजार कर रहा होता है यूएफओ के वापस जाने का, तो उसको डिड्यूस होता है कि जो यूएफओ है वो एक्चुअली में ऐसा कुछ भी चीज डायरेक्टली नहीं खाता है, जो उसके तरफ डायरेक्टली नहीं देखता, और वो एक्चुअली में किसी भी तरह का शिप नहीं है बल्कि कोई प्रेडेटरी टेरेस्ट्रियल क्रीचर है। और वो यहाँ पे ये भी डिड्यूस करता है कि हॉर्स के तरह ही उसका भी बिहेवियर अंडरस्टैंड किया जा सकता है और इन्फ्लुएंस भी किया जा सकता है, जिससे कि वो उसको लेके कुछ फुटेज कैप्चर कर सके बिना उसके खुद मरे हुए। जिसके बाद हमें डिनर का दिखाया जाता है जहाँ पे ओजे, एमरल्ड और एंजल बैठ के डिस्कस कर रहे हैं कि वो उस क्रीचर को कैमरा में कैसे कैप्चर करेंगे, क्योंकि वो हमेशा उनकी जितनी भी टेक्नोलॉजी वाली चीजें हैं उन्हें वो बंद कर देता है। तो वो डिसाइड करते हैं कि वो यहाँ पे एंटलर्स के असिस्टेंट को हायर करेंगे, और यहाँ देख के लग रहा है कि एंटलर्स ने पहले मना कर दिया ये चीज करने को, मगर वो बाद में जो पूरी कहानी वो सुनता है जुपिटर्स क्लेम के इंसिडेंट को लेके, उसके बाद वो अपने डिसीजन को रिकंसिडर करने लगता है। बाद में हमें दिखाया जाता है कि यहाँ पे हेवुड्स ने उस क्रीचर का नाम रखा है जीन जैकेट, और वो एक्चुअली में उनके फादर ने एक हॉर्स का नाम रखा था सेम, जिसको वो ठीक से टेम नहीं कर पाते थे। जिसके बाद हमें अगले सुबह का दिखाया जाता है जहाँ पे वो जो ग्रुप है वो अपने प्लान को शुरू करते हैं, और शुरुआत होती है उस यूएफओ को जिसका नाम उन्होंने जीन जैकेट रखा है उसको बाहर बुलाने से। और वो यहाँ पे ऐसा करने के लिए प्लान करते हैं कि वो अलग अलग जगह पे जो ट्यूब मैन वाले प्रॉप्स होते हैं जिन पे इलेक्ट्रिक मैल फंक्शंस का फर्क नहीं पड़ता है, उनको वो हर जगह लगाएंगे, जिससे कि वो उस यूएफओ का एग्जैक्ट जो लोकेशन है उसको वो डिड्यूस कर सके। आगे चल के वो आईमैक्स फिल्म कैमरे को भी निकालते हैं, जिससे कि जीन जैकेट उसको बंद ना कर सके और जो फुटेज है वो कैप्चर हो सके कैमरा में। जब वो लोग इंतजार कर रहे होते हैं और फील्ड की तरफ देख रहे होते हैं, तब एक टीएमजी का रिपोर्टर वहाँ पे ट्रेस पास करके आ जाता है उनके फील्ड में, और वो अचानक से अपने मोटरसाइकिल से गिर जाता है जैसे ही जीन जैकेट उसको बंद कर देता है। जिसके बाद वो उसको डिवावर भी कर जाता है, और वो इसके बीच में ओजे को बेग भी कर रहा होता है कि वो उस पूरे इवेंट को फिल्म करता रहे। इसके बाद ओजे ल्योर करता है जीन जैकेट को, और एंजल एंटलर का मदद कर रहा होता
है फुटेज को कैप्चर करने में। यहाँ देख के तो लग रहा है कि फुटेज कैप्चर तो हो गई है और जो एंटलर्स का ऑब्सेशन है इम्पॉसिबल शॉट को लेके, इस वजह से वो फील्ड की तरफ भाग के चला जाता है और टेक्निकली वो जीन जैकेट के पास पहुंच जाता है। इसकी वजह से वो खुद ही उस क्रीचर के द्वारा डिवावर हो जाता है और उसका कैमरा भी साथ में चला जाता है। और ये चीज को देख के बाकी 3 जो बचे हुए हैं वो वहाँ से भाग जाते हैं। लकीली यहाँ देखा जाए तो एंजल इस अटैक को सरवाइव कर जाता है जो जीन जैकेट ने करा हुआ होता है एंटलर्स की तरफ, जब उसने खुद को बार्ब्ड वायर से बांध लिया होता है और अपने आप को टार्प से कवर कर दिया होता है, जिसकी वजह से हम देख पाते हैं कि वो जो क्रीचर है वो पहले तो सॉसर शेप में होता है, मगर उसके वजह से वो अपने जेली फॉर्म में आता है। इसके बाद ओजे यहाँ पे ल्योर करता है जीन जैकेट को एमरल्ड से दूर और वो इस मौके का फायदा उठाती है। मोटरसाइकिल को लेके वो भागती है जुपिटर्स क्लेम के तरफ। एक बार जब वो वहाँ पर होती है तो वहाँ पे जो थीम पार्क का बड़ा सा हीलियम बलून होता है जो बेसिकली मैस्कॉट है, उसको वो थोड़ा सा हिलाती है जिससे कि जो उसकी आंखें हैं वो सीधे जीन जैकेट को स्टेयर करें। तो यहाँ पे जीन जैकेट उस बलून को जब खाने का कोशिश कर रहा होता है तब एमरल्ड कैमरा से फोटोग्राफ्स लेने का उस क्रीचर का कोशिश करने लगती है। जब जीन जैकेट वापस अपने फ्लाइंग सॉसर के शेप में आ जाता है तो इस वजह से जो कंप्रेशन है उसकी वजह से जो बलून है वो फट जाता है और ऐसा देख के लग रहा है कि शायद वो जो क्रीचर है वो इस प्रोसेस में मारा गया है। अब देखा जाए तो पिक्चर्स क्लिक हो गए हैं एक एविडेंस की तरह कि वो जो क्रीचर है एग्जिस्ट करता है और जो रिपोर्टर्स हैं वो फाइनली वहाँ पर आते हैं और हम यहाँ पे एमरल्ड को देख पाते हैं जो ओजे और लकी की तरफ देख रही है, जिनको चोट बिल्कुल भी नहीं लगी है थैंकफुली, और वो जुपिटर्स क्लेम के बाहर खड़े हैं और मूवी खत्म हो जाती है। अगर आपको इस मूवी की एक्सप्लेनेशन पसंद आई हो देन डू लाइक द वीडियो, सब्सक्राइब टू माई चैनल, शेयर इट विद योर फ्रेंड्स एंड डोंट फॉरगेट टू फॉलो मी ऑन इंस्टाग्राम। लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय।